नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सूबा बोलेगा। सूबा बोलेगा में आज हम बात करेंगे मौत का जहरीला जाम। जी हाँ, मौत का जहरीला जाम। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे। नए साल 2021 का ये पहला मामला है, लेकिन पिछली घटनाओं पर नजर दौड़ाएं तो पता चलेगा कि हर साल ही यूपी में जहरीली शराब से दर्जनों परिवार उजड़ जाते हैं। बीते साल 2020 में ही लखनऊ से लेकर प्रयागराज और मेरठ तक कई घटनाएं हुई, जिसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई। हर घटना के बाद आबकारी विभाग और पुलिस के अफसरों पर गाज गिरती है, लेकिन यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ा सवाल है, आखिर क्यों शराब के अवैध कारोबारियों और शराब माफियाओं पर स्थायी नकेल नहीं लग पा रही। यूपी में एक बार फिर जहरीली शराब ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। प्रशासन की लापरवाही और जिम्मेदारों की बेपरवाही ने बुलंदशहर में 5 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इसके अलावा 15 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मामले में थाना पुलिस की लापरवाही मानते हुए थाना प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी, हल्का इंचार्ज और चौकी प्रभारी अनोखे पुरी को निलंबित कर मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। देखिए, इस प्रकरण में जो कुलदीप नाम का आरोपी है, जिसके द्वारा शराब दिए जाने की बात प्रकाश में आई है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उससे जुड़े हुए कई लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और प्रथम दृष्टया चूँकि यहाँ आने के बाद ये जानकारी में आया है कि लोगों में ये बात थी कि यहाँ शराब पहले से बिक रही थी। इस बात की जानकारी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और हल्के के सिपाहियों को होनी चाहिए थी। उनके द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इस वजह से इन तीनों को निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी सिकंदराबाद, चौकी प्रभारी अनोखेपुरी, साथ ही 2 आरक्षी जो इस बीट के हल्के के सिपाही हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव जीतगढ़ी में जहरीली शराब ने 5 लोगों की जान ले ली। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब माफियाओं और आबकारी विभाग की सांठगांठ से जहरीली शराब बेची जा रही थी। घटना के बाद शराब माफिया कुलदीप फरार है। डीएम रविंद्र कुमार के मुताबिक पहली प्राथमिकता बीमार 15 लोगों की जिंदगी बचाना है। 4 लोगों की मौत पहले हुई थी, एक की बाद में हुई है। पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उससे पता लगेगा कि एग्जैक्ट रीजन ऑफ डेथ क्या है। ये सही बात है कि 1 लोगों के घर से आधी पी हुई एक शराब की बोतल मिली है, जिसका मिस इंडिया ब्रांच है। अभी आबकारी विभाग की टीम ऑलरेडी उधर जितने आउटलेट हैं उस पर स्कैनिंग कर रही है, रेड मार रही है। लेकिन ऐसा बताया गया है कि कुलदीप नाम का आदमी कहीं बाहर से वो शराब ला के गाँव में दिया है। कुलदीप हालांकि फरार है। उसका मोबाइल ट्रैक करने पे शाहदरा न्यू दिल्ली मिला है, जहाँ पुलिस की टीम जा रही है। हमारी अभी प्रायोरिटी है कि जिन लोगों की तबीयत गड़बड़ हुई है उन लोगों से हम लोग उनको प्रॉपर इलाज दे सकें। ग्रामीणों का कहना है कि इन सभी लोगों ने शराब पी थी। इसके बाद इनकी हालत बिगड़ गई। मृतकों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिससे पता चल सके कि मौत के पीछे की वजह क्या है। नए साल 2021 का ये पहला मामला है जब जहरीली शराब से मौत हुई है। 8:30 बजे की बात है, जब इन्होंने दारू पी थी। एक घर आए थे, इन्होंने दारू पी के इसकी मौत हो गई थी। कई दफे हमने कही थी दारू मत पियो, ये मान के नहीं दिए। और जब दारू आती थी, ये पी के जहरीली दारू थी वो। कभी आपने जो हाँ 2-3 दफा कही थी, वो थाने में चला गया था और उसे जागने के जानकारी बढ़ जाती है और ले देकर छोड़ देते। ये आपको मालूम था? ये तो सब पता है सर। ये तो किसी गांव में किसी ने आवाज नहीं उठाई? किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये मतलब कहाँ से लाते थे? कुछ जानकारी, शराब ये जो लाते थे कहाँ से लाते थे? ये तो सर मुझे नहीं, धर्मपाल है जो वो बेचते हैं। बुलंदशहर की घटना पर सीएम ने दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने, वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाकर हर पीड़ित को बेहतर इलाज देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही दोषी डिस्टिलरी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
नए साल 2021 का ये पहला मामला है, लेकिन पिछले कुछ सालों की घटनाओं पर नजर दौड़ाएं तो पता चलेगा कि हर साल ही यूपी में जहरीली शराब से दर्जनों परिवार उजड़ जाते हैं। बीते साल 2020 में ही लखनऊ से लेकर प्रयागराज और मेरठ तक कई घटनाएं हुई, जिसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई। नंबर 1, प्रयागराज। 21 नवंबर को प्रयागराज के फूलपुर में 6 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। फूलपुर के अमलिया गांव में सरकारी ठेके से ही शराब खरीदकर लोगों ने पी थी। नंबर 2, लखनऊ। 13 नवंबर को जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। पंथरा इलाके में सरकारी ठेके से शराब खरीदने की बात सामने आई थी। नंबर 3, फिरोजाबाद। 17 नवंबर को फिरोजाबाद में भी जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हो गई थी। नंबर 4, बागपत। 10 सितंबर को बागपत के चमरावल गांव में जहरीली शराब से 7 मौत हुई। नंबर 5, मेरठ। 10 सितंबर को ही मेरठ के जानी हलके में 2 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। नंबर 6, कानपुर। 12 अप्रैल 2020 को कानपुर के घाटमपुर में जहरीली शराब से 2 की मौत हुई। घाटमपुर में इस तरह सभी मौतों को जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा 24 पार जाकर रुकता है। यूपी में हर साल की यही कहानी है। हर घटना के बाद आबकारी विभाग और पुलिस के अफसरों पर गाज गिरती है, लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार चाहे किसी की हो, लेकिन अधिकारियों की मक्कारी और शासन में बैठे जिम्मेदारों की बेपरवाही की भेंट आम इंसान ही चढ़ रहा है। सूबा पूछ रहा है, आखिर क्यों? जो 5 लोगों की मौत है, उनके परिजन मौजूद है और आखिरकार उस गांव में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन परिजनों का यही कहना है कि सरकार को जो इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उनके लिए भी सरकार को कुछ न कुछ सोचना चाहिए। ये अब देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरह से कदम उठाती है, किस तरह से कार्रवाई करती है। ये आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना के इंडिया बुलेंसर। अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पंचायत चुनाव से पहले शराब माफियाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि थाना मंसूरपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध शराब के 13 कारोबारियों को धर दबोचा। वहीं पकड़े गए शराब माफियाओं के कब्जे से 2400 लीटर एएनए, 20,000 ढक्कन, 82,000 रैपर, 55,000 खाली पौवे, 45,000 बारकोड, 3 कार सहित अवैध शराब बनाने के उपकरण व सामग्री बरामद की गई। बता दें कि पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। पहले ये होता था कि जब हमने 2019 में पकड़ा था कि हरियाणा की शराब होती थी। अलग अलग जिले के हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर शराब माफियाओं की वजह से लोगों की मौत हो रही है। जहरीली शराब पीने के कारण लोगों की मौत हो रही है। बड़ा सवाल है कि आखिर कब इन शराब माफियाओं पर शिकंजा कसेगा, कब वो अपनी हरकतों से बाज आएंगे। आखिर ये सिचुएशन पैदा ही क्यों होती है? जब ऐसे कोई मामले सामने आते हैं तो आबकारी विभाग पर गाज गिरती है, प्रशासन पर गाज गिरती है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो आगे फिर भी ऐसे मामले बढ़ते चले जाते हैं। तो सूबा पूछ रहा है आखिर कब लगाम लगेगी शराब माफियाओं पर, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र जाटव, नेता सपा बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ उर्मिला राजपूत जी जुड़ चुके हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ अनिल मीणा जुड़ चुके हैं जो कि संवाददाता हैं बुलंदशहर से। अनिल, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, आपसे अपडेट जानना चाहती हूँ इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की बात हम करते हैं। कोतवाली क्षेत्र जनपद बुलंदशहर की सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां 5 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो जाती है और मौत से पूरे ही गांव में हाहाकार मच जाती है और करीब 17 लोग मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। जब सुबह 15 लोग थे, लेकिन 2 लोगों की हालत और गंभीर बताई जा रही है। 2 को लिए भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहीं एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ जबकि ग्रामीणों से जब हमारी बात हुई तो ग्रामीणों का कहना साफ साफ शब्दों में है कि पुलिस की मिलीभगत के ही द्वारा ये जो अवैध कारोबार चल रहा था शराब का, उसी के द्वारा गांव में आज 5 लोगों की जानें गई हैं। लेकिन सबसे एक चीज और यहाँ हम कह सकते हैं
कि जहाँ प्रशासन को भी गांव वालों ने लापरवाही बताया है। अगर सबसे बड़ा सवाल एक और आता है कि आखिरकार जब मौत हो जाती है उसके बाद ही पुलिस प्रशासन कार्रवाई क्यों करता है, उससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं होती है। लेकिन एक और अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब कांड को लेकर जो मेरठ संयुक्त आबकारी और आबकारी है उनको लखनऊ से संबद्ध कर दिया है, और जो जिला आबकारी है उनको भी जनपद बुलंदशहर के जो जिला आबकारी है उनके लिए भी लखनऊ से संबद्ध किया है, और जनपद बुलंदशहर के एक सिकंदराबाद आबकारी निरीक्षक प्रभात बर्तन समेत एक प्रधान आबकारी सिपाही और 2 प्रधान उनको निलंबित की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एक चीज यहाँ हम कह सकते हैं कि जो आबकारी विभाग है और जो प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है उनकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है, और जब ये 5 मौतें हो जाती हैं और तो उसके बाद प्रशासन और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है। अगर उससे पहले ही अगर कार्रवाई की जाए तो इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती। जी बिल्कुल अनिल। चंद्र प्रकाश जुड़ चुके हैं जो कि दर्शक हैं, अपनी बात रख सकते हैं आप चंद्र प्रकाश। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माल बेगाना दिले बेरहम, जो लोग इस प्रकार से सामग्री वितरण करते हैं समाज में, जो दारू बेचते हैं, जिनकी भट्टियां चलती हैं, क्या हमारे राजनेताओं को नहीं पता? क्या उत्तर प्रदेश में रामवृक्ष यादव जैसा खूंखार एक पकड़ा गया था अखिलेश जी के राज में, तब क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम नागरिक मर रहा है और ये राजनेताओं को सब पता है। योगी जी का हंटर चल रहा है, कितने गुंडों के मकान ढाए जा रहे हैं, कि अवैध कब्जों को तोड़ा जा रहा है। कल ही मैंने देखा टीवी के ऊपर 10 करोड़ की एक गुंडे की जायदाद थी जो खुद अंदर है और उसके गुर्गे चला रहे थे, उस गुंडों को तोड़ा गया। तो अखिलेश यादव बोलता है या अखिलेश यादव जैसे ये कहें कि हम इन माफियाओं पर शिकंजा कसेंगे, बयान दें, तो जो ना हुआ अपने बाप का वो कहाँ से हो जाएगा आपका? जी बिल्कुल चंद्र प्रकाश, और ये इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर शराब माफियाओं पर लगाम कब लगेगी। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच आपको बुलंदशहर से बड़ी खबर बता देते हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर, शराब कांड के बाद हरकत में आया प्रशासन। बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। गांव गांव शहर शहर मुनादी करवा रहा पुलिस प्रशासन। सड़कों पर लाउडस्पीकर से की जा रही है अपील। शराब पीकर तबियत बिगड़ने वालों से संपर्क की अपील की जा रही है प्रशासन द्वारा। बुलंदशहर से आपको ये खबर बता रहे हैं। शराब कांड के बाद हरकत में आया प्रशासन। गांव गांव शहर शहर मुनादी करवा रहा पुलिस प्रशासन। सड़कों पर लाउडस्पीकर से अपील की जा रही है। शराब पीकर तबियत बिगड़ने वालों से संपर्क की अपील कर रहा है प्रशासन। बुलंदशहर से ये खबर आपको बता रहे जहां पर शराब कांड के बाद हरकत में आया है पुलिस प्रशासन। गांव गांव शहर शहर मुनादी करवा रहा पुलिस प्रशासन। सड़कों पर लाउडस्पीकर से अपील की जा रही है। न करें। अगर किसी व्यक्ति की कोई तबीयत खराब है तुरंत उप जिलाधिकारी महोदय के नंबर पर संपर्क करें। है कि जहरीली शराब जो गांव वालों ने पी थी उस शराब का कोई भी व्यक्ति प्रयोग न करे। अगर किसी व्यक्ति ने पी है इस समय और तबीयत खराब है तो तुरंत उप जिलाधिकारी महोदय होगी हो तो तुरंत ब्लॉक स्तर पे या फिर तहसील स्तर पे संपर्क करें। धन्यवाद। सर्वसाधारण को यह जानकर बहुत दुख होगा कि नकली शराब पीने से गांव जीत गली में कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई है। अगर आपके गांव में भी शराब पीने से किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब हो तो तुरंत ब्लॉक स्तर पर या फिर तहसील स्तर पे इस सब। तो सुना आपने किस तरीके से लाउडस्पीकर से अपील की जा रही है कि अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो तुरंत संपर्क किया जाए। और इससे पहले जिस तरीके से शराब माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वो खुलेआम जहरीली शराब बेच रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई पहले नहीं की गई। ग्रामीणों ने यह आरोप भी लगाया है कि हम पहले से शिकायत कर रहे थे लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पर प्रशासन की मिलीभगत और आबकारी विभाग की मिलीभगत सामने आई है। और इसी बीच हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से, जो कि दर्शक हैं। पंकज, अपनी बात रख सकते हैं आप? पंकज, अपनी बात रख सकते हैं आप? जी, हेलो पंकज, अपनी बात रख सकते हैं आप?
समझ में आज तक ये नहीं आया है कि जब कोई केस हो जाता है या इतना बड़ा जब हादसा हो जाता है, ये शासन प्रशासन ही जब एक्टिव क्यों होते हैं। जबकि मैंने देखा है और देख भी रहे हैं, आम जनता भी देख रही है कि कोई शिकायत भी करता है, एक आमजन शिकायत करता है ठेके पर ओवर रेट शराब बिक रही है, इस पर नकली बिक रही है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। आबकारी वाले आते हैं और उस दुकानदार से पैसे लेके अपना चला जाते हैं। ये भ्रष्टाचार के कारण ही इतने बड़े हादसे क्यों हो रहे हैं। एक तरफ सरकार ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज सब ठीक है, हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, मगर ये जो अधिकारी लोग हैं इनका क्या होना है। ये आम जनता इसी तरीके से बढ़ती रहेगी क्या? जी बिल्कुल पंकज, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जिस तरीके से जहरीली शराब पीने से अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और आपको बता दें कि 17 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। तो आखिर जो 5 मौतें हुई हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन की मिली भगत से जहरीली शराब बेची जा रही थी। गांव वालों ने कई बार शिकायत की, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आखिर क्यों शराब माफियाओं पर शिकंजा नहीं कस पा रहा है प्रशासन, ये सवाल सूबा पूछ रहा है। और इसी बीच हमारे साथ उमेश जैन जुड़ चुके हैं मेरठ से। उमेश जैन जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था जी कि हमारे प्रदेश में जो जहरीली शराब बिक रही है। जी उमेश जैन जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था जो हमारे प्रदेश में जो शायद जहरीली शराब बिक रही है उसका मेन कारण ये है प्रशासन और आबकारी दोनों विभाग मिले हुए हैं और पुलिस भी उनका साथ देती है। आबकारी विभाग में सिपाही से लेकर कमिश्नर तक इन्वॉल्व रहते हैं। बिल्कुल उमेश जी, और कहीं ना कहीं हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर शराब माफियाओं पर शिकंजा कब कसेगा, और इस खबर पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच 9वें दौर की बातचीत और बैठक खत्म हो गई है। अब बता दें कि 15 जनवरी के बाद हो सकती है अगली वार्ता। सरकार और किसान संगठनों के बीच जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि ये 9वें दौर की वार्ता थी किसान और सरकारों के बीच। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, सरकार और किसान संगठनों की बैठक खत्म हो गई है और अगली बैठक 15 जनवरी के बाद हो सकती है। 9वें दौर की बैठक में भी नहीं बनी कोई बात। 15 जनवरी के बाद हो सकती है अगली वार्ता। लगातार हम इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि आखिर क्या किसान और सरकार के बीच जो गतिरोध है वो टूटेगा। तारीख पे तारीख निर्धारित होती चली जा रही है, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ वही सरकार भी बिल वापसी के मूड में नहीं है। किसानों ने साफ कह दिया है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और सरकार भी अपनी बातों से पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही। और इसी को लेकर शायद ये गतिरोध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, टूटने के बजाय। अब 15 जनवरी के बाद हो सकती है अगली वार्ता। 9वें दौर की बैठक में भी बनी नहीं बात। बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, किसान संगठन और सरकार के बीच 9वें दौर की वार्ता जो होनी थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं बनी है। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और किसानों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि आज यदि 9वें दौर की वार्ता में बात नहीं बनती है तो वो आगे बड़ा आंदोलन करेंगे और 26 जनवरी की जो परेड है उसमें शामिल होंगे, क्योंकि किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली भी निकाली जा रही है, ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं और आपको ट्रैक्टर रैली की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। किसानों ने बहुत सारे ट्रैक्टर्स जो हैं वो मंगवा लिए हैं और रैली करते हैं, रोज परेड निकालते हैं। एक रिहर्सल के तौर पर ये किया जाता है किसानों द्वारा। उनका कहना है कि यदि बात नहीं बनती है तो हम 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेंगे। किसानों का तो यहां तक भी कहना है कि हम लोकसभा चुनाव में भी यहीं रहेंगे। और 9वें दौर की जो बातचीत थी वो खत्म हो चुकी है और यहां पर किसान और सरकार के बीच बात बनती हुई नजर नहीं आई। बता दें कि करीब 2.5 घंटे तक चली ये बैठक बेनतीजा रही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली सरकार और किसान संगठन के बीच हो रही वार्ता अब खत्म हुई। करीब 2.5 घंटे से ये बैठक चल रही थी, लेकिन 2.5 घंटे हुई वार्ता बेनतीजा रही। किसान संगठन और सरकार के बीच जो गतिरोध था वो जारी है। उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद आज ये गतिरोध टूटेगा, लेकिन
2.5 घंटे चली ये वार्ता भी बेनतीजा रही। किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ सरकार भी बिल वापसी के मूड में नजर नहीं आ रही है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और सरकार भी इस बात को निश्चित कर चुकी है कि वो बिल वापस नहीं लेगी किसी भी हाल में। संशोधन के लिए सरकार तैयार है, लेकिन किसान संशोधन के लिए भी तैयार नहीं है। वो कृषि कानून बिल की वापसी पर अड़े हुए हैं और शायद यही वजह है कि ये गतिरोध अभी भी जारी है। और हम बात कर रहे थे बुलंदशहर की, जिस तरीके से वहां पर जहरीली शराब पीने से अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। नए साल 2000 और आपको किसानों से जुड़ी एक और खबर बता देते हैं। दिल्ली से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। समाज को कानून बना देते हैं, खिलाना करते हैं, लेकिन पहले जो कानून रद्द कर लो, फिर उसके बाद एमएसपी का भी चौथा कानून बना दो। उसके बाद जो है कि कमेटी बनाओ जिसमें सरकार के नुमाइंदे बैठे, खेतीबाड़ी माहर बैठे, बुद्धिजीवी बैठे, किसान बैठे, फिर नया कानून बनाने की बात तो हम कह रहे हैं। नवा नारा किहड़ा दिता गया? नवा नारा जिहड़ा सरकार वालों तुहाडे वालों नवा नारा जिहड़ा दिता गया वो की है? हमारा नया नारा है कि जो हमारे बाबा बंदा सिंह बहादुर की मालकी दी हुई जमीनों को कभी नहीं छोड़ेंगे। इनके आंदोलन से हम अपनी जमीनें बचाएंगे, किसान सरकार को हराएंगे, हम जीतेंगे, लड़ांगे या जीतेंगे। का किहड़ा नारा देता है? गर्मी भी हुआ, मगर हम लोग बोला कि हम रिपील के अलावा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। रिपील के बगैर कुछ नहीं। आज सरकार बोला ये नाम को दोबारा बोलने का कोशिश किया, हम उसको नकार दिया। ये बात हम नहीं सुनेंगे, बहुत सुन लिया। रिपील को बोला तब ठीक है, तो हम लोग एक कोर्ट में चलो। कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है, सरकार के साथ कोर्ट में हम नहीं जाएंगे। हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला है कानूनी है क्या गैर के नाम में आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोधी है, इसलिए हमारा कोर्ट फोर्ट के जाने का कोई सवाल नहीं है। सीधा होगा तो होगा, नहीं तो हम लड़ेंगे, मरेंगे। इसके अलावा कोई बात हमारे सामने नहीं है। 15 तारीख चर्चा में थोड़ा हुआ, वही थोड़ा आवाज था, एकदम पीसफुल नहीं था, चर्चा हुआ है। 26 तारीख हमारा जो पैरेड है वो पैरेड जारी रहेगा, ये भी हम बताएं। On 15 2 PM again they propose the meeting of the date. So our organization will meet on 11 and then we will discuss it. Then we will come. But we are not accepting the court proposal. We are not going to government stand was there, they will not repeal. If you do not repeal, we are not with you. Our baat we have already told you, so we cannot accept other than repeal. So the 11 meeting, the 11 Kisan meeting will decide where we are. On 15 there will be meeting, another meeting. On 15 there will be another meeting. But we do not have much hope. We always hope for the best and prepare for the worst. So what was the argument? ਉਹ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਰਟ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ कोई नहीं, ਆਪਾਂ नहीं कोई। अच्छा, सरकार ने आप लोगों को कोर्ट में भी आने के लिए बोला? नहीं, सरकार ने कहा भी 11 तरीक को कोर्ट में है, पता नहीं कोर्ट में क्या है, हम नहीं कोर्ट के बीच में गए। कौन गया कोर्ट में, उसका काम होगा, हमारा कोर्ट का काम नहीं है। हमारी तो लोगों की चुनी हुई सरकार है, इसी से हम जो फैसला करेंगे इसी से करवाएंगे। सारा दिन फिर ਜਿਹੜਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਕੀ ਨਿਬੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? कुछ भी नहीं निबड़िया, चुप करके बह गए। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप करके बह गए मुड़े। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ? बाबा बुबा कोई नहीं सोते, कोई प्रपोजल दिया सरकार ने? प्रपोजल भी कोई नहीं दिता। अज तक जी सरकार है कह रही है, पहला बयान ही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सवेरे दस के गया। सरकार ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਹਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ। ਜਗਰਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਆਵਾਂਗੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 2.5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਅੱਜ 1.5 ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ। सर आप लोग ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ
आधा घंटा चलेगी क्योंकि टाइम तो घटता जा रहा हूं सरकार तो बिल्कुल गल ही नहीं सुन रही। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ बहुत जी 26 जनवरी के बारे में आप लोगों ने कुछ बात की सरकार 26 जनवरी के बारे में सरकार से क्या बात करनी हो, तो जो दिया हुआ प्रोग्राम वो है। सरकार को बताया आप लोगों ने कि हम लोग ट्रैक्टर रैली करेंगे। सरकार को पता है, रोज इंटेलिजेंस उन्होंने बिची फिरदी है सारा दिन अखबारों में खबर। इस बारे में बात नहीं हुई। ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਬਿਆਨ ਹੀ। अच्छा ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋ ਦੇਖੋ चुपिया भैन से देखा हुआ है बेचारी। और यहाँ पर किसान नेता को सुना आपने, उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि यदि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं और 26 जनवरी को परेड के लिए तैयार रहे सरकार। ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान और किसानों ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। नवे दौर की बैठक में भी बात नहीं बनी, करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली और बेनतीजा रही। किसानों ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे और सरकार को उनकी बात माननी ही होगी। बता दें कि 2.5 घंटे चली बैठक बेनतीजा रही। नवे दौर की बैठक में भी नहीं बन पाई कोई बात और अगली वार्ता 15 जनवरी को होगी, लेकिन किसानों को उससे भी कोई उम्मीद नहीं है। किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि 15 जनवरी को भी जो वार्ता होगी उससे भी हमें कोई उम्मीद नहीं है। नहीं हो सकती। स्टेट मैटर पे बात हो रही है। हम पूछा था कि आप जो सब राज्यों को 18-19 में मॉडल एक्ट भेजा है तो क्या ऐसा हो गया अब इंतजार नहीं करके रात के अंधेरे में पेंडेमिक के अंदर क्यों जबरदस्ती रात के अंदर में ऑर्डिनेंस किया? तो जवाब नहीं दिया। तो सर वायलेशन ऑफ फेडरल प्रिंसिपल के तो खिलाफ है ही। है ना सर? तो क्या स्टेट बट आई एम नॉट गोइंग टू आस्क सुप्रीम कोर्ट वेदर इट फेडरल और नॉट। We are not going to accept anything in Supreme Court. ऐसा भी पॉसिबिलिटी आपने इस बारे में Yes. सरकार का सर ये भी क्या कहना कोई स्टैंड है कि हम इसको स्टेट को जो डेलीगेट कर सकते हैं इस पावर को, इस पे कोई बात हुई आप लोग की? नहीं, कोई नहीं बात। कोई नहीं कोई नहीं। ओके चलो ये माइक नहीं बोला सर, बोला जी एक मिनट अरे शुरू करो। और यहाँ पर किसान नेताओं को सुना आपने, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अगली मीटिंग की तारीख दी है, अगली मीटिंग दी सरकार उन्होंने 15 तारीख दी है। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਟਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾ। ਫਿਰ 15 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਾਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਆਡੂ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰ? ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਇੰਨੇ राज्यपाल साहब ने नहीं गए थे और राज्यपाल साहब तो कह रहा है कि हमारे तीनों कानून वापस दो, रद्द करो उनको, नए कानून बनाने के लिए कमेटी बनाओ, एमएसपी के ऊपर नया कानून लाओ। तो वही कसियां पिटियां गल्लां ने बार-बार सरकार वालों वही किया जा रहा है। वही सरकार वालों के देश के ज्यादा किसान जो बोल रहे हैं बिल अच्छे हैं, वही बोल रहे हैं बार-बार एक कानून रद्द नहीं हो सकते। एमएसपी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ सरकार। एमएसपी के ऊपर कहती है कि हम इसको कानून बना देते हैं, खिलाना करते हैं, लेकिन पहले जो कानून रद्द कर लो, फिर उसके बाद एमएसपी का भी चौथा कानून बना दो। उसके बाद जो है कि कमेटी बनाओ जिसमें सरकार के नुमाइंदे बैठे, खेती-बाड़ी माहर बैठे, बुद्धिजीवी बैठे, किसान बैठे, फिर नया कानून बनाने की बात तो हम कह रहे हैं। ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? हमारा नया नारा है कि जो हमारे बाबा बंदा सिंह बहादुर की माल की दी हुई जमीनों को कभी नहीं छोड़ेंगे। इनके आंदोलन से हम
अपनी जमीनें बचाएंगे किसान मगर हम लोग बोला कि हम रिपील के अलावा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। रिपील के बगैर कुछ नहीं। आज सरकार बोला ये हमको दोबारा बोलने का कोशिश किया, हम उसको नकार दिया। ये बात हम नहीं सुनेंगे, बहुत सुन लिया। रिपील को बोला तब ठीक है, तो हम लोग एक कोर्ट में चलो। कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है, सरकार के साथ कोर्ट में हम नहीं जाएंगे। हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला है कानूनी है क्या गैर के नाम में, आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोधी है, इसलिए हमारा कोर्ट के जाने का कोई सवाल नहीं है। सीधा होगा तो होगा, नहीं तो हम लड़ेंगे मरेंगे, इसके अलावा कोई बात हमारे सामने नहीं है। तो 15 तारीख चर्चा में थोड़ा हुआ, वही थोड़ा आवाज था, एकदम पीसफुल नहीं था, चर्चा हुआ है। और 26 तारीख हमारा जो पैरेड है वो पैरेड जारी रहेगा, ये भी हम बताएं। On 15 2 PM again they propose the meeting of the date. So you will our organization will meet on 11 and then we will discuss it, then we will come. But we are not accepting the court proposal. We are not going to. Government stand was there, they will not repeal. Because if you do not repeal, we are not with you. Our baat we have already told you, so we cannot accept other than repeal. So the 11 meeting, Kisan meeting will decide where we are. On 15 there will be meeting, another meeting. On 15 there will be another meeting. But we do not have much hope. We always hope for the best and prepare for the worst. So what was the प्रपोजल भी कोई नहीं देता आज तक। और नवे दौर की बैठक में भी बात नहीं बची। गहमा गहमी हुई। ना नहीं ऐसा जी, आप बिना मुकदमे की सरकार को एक और बड़ी सरकार को अल्टीमेटम आपने क्या दिया है? नहीं हमें क्या अल्टीमेटम देना, ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 13 ਜਨਵਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ तमाम ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਰਕ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ तमाम ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ नौवे दौर की बैठक में भी बात नहीं बनी। किसानों ने स्पष्ट किया कि ये हमारी और सरकार की आर पार की लड़ाई है और हम सवाल अगर सरकार से है तो जवाब भी सरकार ही देगी और हम सरकार को हरा के रहेंगे। 26 जनवरी की जो परेड है उसका हिस्सा बनेंगे हम और ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे। किसानों ने स्पष्ट कर दिया है अगली वार्ता 15 जनवरी को होगी। हालांकि किसानों को उसमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है क्योंकि किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं और सरकार दूसरी तरफ अपनी मांग पर अड़ी हुई है, अपनी बात पर अड़ी हुई है कि हम किसी भी कीमत पर इस बिल को वापस नहीं लेंगे। तो सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध है वो जारी है। नवे दौर की वार्ता से लोगों को काफी उम्मीदें थी कि शायद आज इस समस्या का समाधान जरूर निकलेगा, लेकिन 2.5 घंटे हुई इस बैठक में बातचीत बेनतीजा रही, कोई हल नहीं निकल पाया और 15 जनवरी की तिथि दे दी गई है। अब देखना होगा कि क्या 15 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध है वो टूटेगा। ये अच्छा है, सोशल डिस्टेंसिंग। शुरू करें। आज
भारत सरकार की किसान यूनियन के साथ वार्ता 2 बजे प्रारंभ हुई। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। सर, क्या 15 तारीख को जब आएंगे तो फिर किसानों ने ये आश्वासन दिया कि कोई नए विकल्प लेकर आएंगे, कैसे जो आप कह रहे हैं? स्वाभाविक रूप से अंदर जब चर्चा होती है तो बहुत सारी बातें होती हैं और उन सब बातों को सार्वजनिक करना उचित नहीं होता, लेकिन जब चर्चा हुई और चर्चा में निर्णय तक नहीं पहुंच सके तो निश्चित रूप से कई विषय ऐसे हैं जो उनके भी ध्यान में आए, कई विषय ऐसे हैं जो हमारे भी ध्यान में आए। तो इसलिए जब अगली चर्चा होगी तो अगली चर्चा में वो सब बातचीत करके ही दोनों पक्ष बैठेंगे। जैसे कुछ किसान नेता कह रहे हैं कि ये राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो कानून बनाए कृषि को लेकर और केंद्र सरकार अपने कानून रद्द कर दे, क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? नहीं ब्रह्मा जी, आप कह रहे हो, लेकिन बैठक में किसी भी किसान नेता ने इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं दिया। सरकार ने बार बार यह कहा है और अनुरोध किया है कि वो कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव देंगे तो सरकार उन पर जरूर विचार करेगी। तो सर, ये विचार करने वाला प्रस्ताव है क्या? अगर ये ऐसा विचार वो किसान यूनियन की तरफ से आना चाहिए ना प्रशांत जी, मेरे और आपके प्रस्ताव से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार बाबा लखा सिंह को अप्रोच कर रही है, क्या अभी भी लगता है कि ये जो केवल सिखों का? देखिए, हमने सीधा अप्रोच किसी को नहीं किया। कृषि कानूनों पर आंदोलन है, आंदोलन के जो पक्षकार हैं उनका मानना यह है कि ये कानून निरस्त किए जाने योग्य हैं। देश भर में बहुत सारे लोग इस पक्ष के हैं जो कानून का समर्थन कर रहे हैं। तो जो निरस्त किए जाने के पक्ष में हैं उन यूनियन से भी लगातार सरकार सम्मानपूर्वक वार्ता कर रही है। जो लोग समर्थन में खड़े हैं वो हमको जब अनुरोध भेजते हैं तो हम उनको भी मिलने का समय देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बाबा लखा सिंह जी सिख समाज के धार्मिक संत हैं और उनके मन में यह दर्द था कि किसान आंदोलन पर हैं, सर्दी का मौसम है और ऐसे में इसका समाधान जल्दी होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे सूचना भेजी, मैंने बहुत सम्मान से उनका समय निश्चित किया। वो वार्ता के लिए पधारे, उन्होंने किसानों की बात को सरकार के समक्ष रखा, मैंने सरकार के कानूनी पक्ष को उनके समक्ष रखा और मैंने उनको यह भी बताया कि यूनियन से चर्चा के दौरान जो उनकी कठिनाइयां हम लोगों को संज्ञान में आईं, उन पर हम लोगों ने एक लिखित प्रस्ताव भी यूनियन को दिया कि सरकार इन पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन यूनियन ने उन सारी चीज़ को खारिज कर दिया। और मैंने उनसे ये प्रार्थना की कि आप यूनियंस के लीडर्स से बात करें, यूनियन के लीडर रिपील के अतिरिक्त जो भी विचार व्यक्त करते हैं वो सीधा हमको विचार व्यक्त करें, हमको प्रस्ताव दें, अथवा वो अगर आपको भी कोई प्रस्ताव देते हैं
और आप हमको कन्वे करते हैं तो भी निश्चित रूप से हम विचार करेंगे। तो मध्यस्थता के लिए हमने बाबा लखा सिंह जी को नहीं कहा, उनके मन में किसानों के प्रति जो दर्द था उसके कारण उन्होंने हमको कहा। तो स्वाभाविक रूप से विषय किसानों का भी है और विषय धार्मिक संत का भी है, तो किसानों का भी सम्मान हमारे मन में है और धार्मिक संत का भी सम्मान हमारे मन में है। इसलिए बाबा लखा सिंह जी से बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और मुझे आशा है कि शायद उन्होंने संबंधित लोगों से बात की हो। जो किसान संगठन आपको समर्थन देते रहे हैं, आपसे मिलते रहे हैं, अगली बैठक में क्या उनको भी बुलाया जाएगा? बहुत सारे संगठन मिले हैं आपसे समर्थन। देखिए, अभी इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। अभी जो आंदोलनकारी पक्ष है हम उसी से बातचीत कर रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आने वाले कल में सरकार इस दिशा में विचार कर सकती है, लेकिन अभी कोई ऐसा विचार नहीं है। सर, राहुल का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार ने कहा है कि अब जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए। देखिए, दरअसल क्या है कि सरकार ने ये नहीं कहा। स्वाभाविक रूप से हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और हमारे लोकतंत्र में राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून पारित होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका विश्लेषण करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय को ही है और इसलिए उच्चतम न्यायालय के प्रति प्रत्येक नागरिक की और भारत सरकार की और सभी की प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से है ही। और इसलिए ये विषय आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को डेट भी लगी है, तो सुप्रीम कोर्ट की बातचीत इस मामले में आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में निर्णय देंगे तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिबद्ध है ही। क्या अगली बैठक में किसान ही नेता ही विकल्प लेकर आएंगे कि सरकार भी विकल्प लेकर आएंगे? मुझे आशा है कि विकल्प लेकर आएंगे और मुझे आशा है कि समाधान की ओर हम सब बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि हम तो कई सालों के लिए अगले 2 साल तक के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, मीडिया से बात करके कह रहे हैं, क्या उन्होंने ये बात आपके सामने भी कही? देखिए, दरअसल मेरे सामने तो नहीं कही, लेकिन स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। सर, पहले हमने yes और no वाला government ready to set up an informal group between the farmers, unions and the government side so that some point of convergence can be created? नहीं, दरअसल अभी इस प्रकार की कई बातें बैठक में होती हैं, लेकिन इस प्रकार की बात कोई अभी अस्तित्व में नहीं है। सर, इसके पहले हम yes और no का प्ले कार्ड देख चुके हैं और तब से लेकर के अब तक जीतेंगे या मरेंगे तक की अगर बात आ रही है तो क्या 15 तारीख को ये लग रहा है कि इतना हृदय परिवर्तन होगा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की जो बात है उसमें कोई विकल्प के ऊपर वो राजी हो पाएंगे? मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन किसान नेताओं का कहना है जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, तो ऐसे में सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी? किस तरह से आपको लगता है कि आप बना पाएंगे किसान नेता? इसीलिए तो चर्चा चल रही है। चर्चा का ही परिणाम सकारात्मक आएगा। सर, पिछली बार आपने कहा था 50% तक बात हो गई है, क्या उससे थोड़ा प्रतिशत बढ़ा है? अब बाकी 50 में ही अटका हुआ है मामला। थैंक यू भैया, थैंक यू। जब तक नहीं बोलेंगे तब तक नहीं सॉल्व। और यहाँ पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सुना आपने, उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को अगली वार्ता होगी किसान और सरकार के बीच और निश्चित रूप से कोई ना कोई विकल्प जरूर निकलेगा। सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध है वो जरूर टूटेगा, ऐसा विश्वास कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जताया है। लेकिन अगर हम किसानों की बात करें तो किसान बिल्कुल भी तैयार नहीं है किसी विकल्प को लेकर। उनका साफ कहना है कि हमें किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं चाहिए। गन्ना भी डाल लेंगे, सारा काम करेंगे। मान लीजिए कि हाँ, मान लो खिलाफ आ जाता है तब आप क्या अरे सुप्रीम कोर्ट की अजय क्या वहाँ उसमें कुछ साठ-गांठ रहेगा सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे कैसे कह दोगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो 15 तारीख को दोबारा मीटिंग में आओगे आप? हाँ, आएंगे। 26 जनवरी को दिल्ली वाला जो प्रोग्राम है
दिल्ली होगा ट्रैक्टर हाँ मार्च? बढ़िया होगा, आना देखना ना 26 तारीख को। तो कल जो ट्रैक्टर मार्च निकला था उसका दबाव देखने को मिला सरकार हाँ से? वो अच्छा मिला, बढ़िया प्रोग्राम करा 26 तारीख को आप फिर से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे? हाँ पहले ही निकाल लेंगे, उससे 26 का प्रोग्राम है तो 25 को आना पड़ेगा ना दिल्ली। 26 में तो 6 बजे शुरू हो जाएगी परेड। अभी 20 दिन बाकी है, तब तक आप लोग बॉर्डर पर चले रहेंगे? नहीं आगे कामू में जाएंगे, ट्रैक्टर का मार्च कल वाले मार्च में कोई फर्क नहीं पड़ा आपको लगता है? नहीं पड़ा है। तो आज अगर पड़ा है तो सर आज की बॉडी लैंग्वेज काफी सरकार की, अगर ट्रैक्टर मार्च का फर्क पड़ा है तो वो बॉडी लैंग्वेज अपनी बोल नहीं रही थी, वह कुछ घबरा रही सरकार। क्या बात हुई आप लोग? हाँ घबरा रही, की गारंटी पे कोई बातचीत हुई आप लोग? अभी का भी कुछ नहीं हुई है। तो आज बात हुई क्या सर? हमारे सामने हमारे तो बहुत है, धरना चलेगा 2000 मई 24 तक, मई 2024 तक धरना रहेगा ये दिल्ली में। बात हुई क्या? हाँ लगे उम्मीद, हम यहाँ से ना जा रहे दिल्ली से, दिल्ली को छोड़ के कोई जा, आपकी किसी की पोस्टिंग हो जाओ दिल्ली, देखा चला जा छोड़ के, भाई दिल्ली तो बढ़िया जगह है, यहीं रहेंगे। और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को भी सुन लिया आपने, उन्होंने कह दिया है कि भाई दिल्ली छोड़कर तो हम नहीं जाएंगे, या तो सरकार हमारी बात मान ले, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। लेकिन सरकार की तरफ से जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस बात को रखा, उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को जब वार्ता होगी तो हम नए विकल्प के साथ आएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ करेक्ट होता है बाबूजी, सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। गुनाहों का देवता देखिए बीहड़ के बागी में इस शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और शराब कांड बुलंदशहर से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर बुलंदशहर से, बुलंदशहर जिला आबकारी भी मुख्यालय से संबंध सिकंदराबाद आबकारी निरीक्षक प्रभात वर्धन निलंबित कर दिए गए हैं। एक प्रधान और आबकारी सिपाही भी निलंबित, 2 आबकारी सिपाहियों को किया गया निलंबित। शराब कांड का मुख्य आरोपी कुलदीप भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे, कुलदीप को पुलिस की टीम ने दिल्ली से पकड़ा। बुलंदशहर शराब कांड मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे, मेरठ संयुक्त आबकारी आयुक्त पर गिरी गाज। लखनऊ मुख्यालय से संबद्ध किए गए, मेरठ उप आबकारी आयुक्त भी संबद्ध किए गए। बुलंदशहर
में जिस तरीके से जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 17 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और सवाल यही है कि आखिर शराब माफियाओं पर लगाम कब लगेगी, क्योंकि जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण दीक्षित जी जो कि बीजेपी के नेता है वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र जाटव सपा की नेता है बुलंदशहर से, वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ उर्मिला राजपूत जी जुड़ चुकी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। और हमारे साथ अनिल मीणा संवाददाता बुलंदशहर जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और सबसे पहले गोपाल कृष्ण दीक्षित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से शराब माफियाओं की वजह से इतने लोगों की जान चली जाती है, लगातार जहरीली शराब पीने से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि लोगों की जान चली जाती है या अस्पताल में भर्ती हैं, आखिर इन शराब माफियाओं पर लगाम कब लगेगी? सीधा सवाल। मैडम, मैं आपको थोड़ा सा संशोधित कर दूं, मैं गोपाल कृष्ण पाठक हूं, दीक्षित नहीं। माफ कीजिएगा पाठक जी। हाँ, अब आप अपनी बात कर सकते हैं। जी। मैं बता दूं, देखिए ये जो शराब का काम चल रहा है अवैध रूप से, ये लगभग अधिकतर गांवों में चल रहा है जी। और जो इसमें पीड़ित होते हैं उसकी शिकायत भी जनता करती है। सरकार का आबकारी विभाग इसमें सक्रिय रहता है, लेकिन जो स्थानीय पुलिस है वो पुलिस के संज्ञान में ये बात आ जाती है। ये प्रथम दृष्टया लग रहा है कि पुलिस की लापरवाही है इसमें, और उस पर कार्रवाई की जा चुकी है। जो सिकंदराबाद के जो कोतवाल हैं उनको निलंबित किया जा चुका है। उसमें एसआई और सिपाही जो उस हल्का के हैं उनको भी निलंबित किया जा चुका है। जो आबकारी विभाग की इसमें लापरवाही सामने आ रही है कि ये लोग सुपरवाइज क्या करते हैं। इतना बड़ा ये कुलदीप जो शराब का माफिया और अवैध रूप से बेच रहा है, ऐसी जहरीली शराब बेच रहा है, ये वास्तव में चिंता का विषय है। और इससे हम बहुत ही व्यक्तिगत रूप से और सरकार भी इसको बहुत गंभीरता से ले रही है। ये वास्तव में बहुत दुखद विषय है कि इतने लोगों की 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 16 लोग अस्पताल में भर्ती हैं जैसी की सूचना है। उनमें से भी कई की स्थिति स्वास्थ्य गंभीर है। तो ये चिंता का विषय है, लेकिन इसमें त्वरित और सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसमें गंभीर रूप से और इसको गहन वो जांच करके और इस पर रासुका जो जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं इसके लिए, उन पर रासुका भी लगाने की स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको बहुत जल्द ही नियंत्रित करके और अन्य गांवों में भी जो संबंधित पुलिस है जहां इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं और शराब अवैध रूप से बिकती है, उसमें जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी कि अगर ऐसी कोई घटना आती है तो उस पर भी सरकार विचार कर रही है। जी बिल्कुल गोपाल जी, अगला सवाल भी मेरा आपसे ही है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मजहर बदायूं से दर्शक हैं, वो जुड़ चुके हैं। मजहर जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। जी, मेरा कहने का तात्पर्य ये है मैम, न पीना हराम है न पिलाना हराम है, पीने के बाद होश में आना हराम है। क्या हो रहा है हमारे देश और प्रदेश में? जब 10-20 लोग खत्म हो जाते हैं तो सरकार जागती है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार शराब पिए बैठी हुई है। समझ में नहीं आता क्या होगा। हाँ, क्या होगा इस देश का और प्रदेश का? जब कहीं शराब अपना तांडव मचाती है, हाँ, तब सरकार होश में आएगी, तब प्रशासन होश में आएगा। अन्यथा न शासन को चिंता है न प्रशासन को चिंता है। अधिकारीगण जो है रिश्वत लिए हुए हैं। नंबर 2 की शराब चल रही है, कोई देखने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। मेरी ये बात आप शासन तक पहुंचाइए, प्रशासन तक पहुंचाइए। धन्यवाद। जी मजहर जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी जो स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। गोपाल जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। जिस तरीके से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, हम इस पर बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी भी जो है इस मामले में वो भी पकड़ा जा चुका है, लेकिन इससे पहले तमाम ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें होती हैं। तो अब तक तो लगाम लग जानी चाहिए ना, जैसे और लोगों पर लगाम लग रही है। जिस तरीके से जो सरकार है वो लगातार, चाहे वो भू माफिया हो चाहे वो खनन माफिया हो, उन पर लगाम लगाई जा रही है। तो शराब माफियाओं पर कब लगेगी ये लगाम? देखिए, ये सही है कि इसमें सरकार ने नियंत्रण बहुत कुछ पाया है और इसको कंट्रोल किया है। जो जहरीली शराब बेचते थे उन पे शिकंजा कसा है।
कई गांव में आपने देखा होगा, समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये हमको सूचना मिली है कि वहाँ अवैध देसी शराब बनाते थे और उसकी भट्टियाँ जलाते थे, लगाते थे, और वहाँ पर उनकी धरपकड़ हुई। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और उनकी भट्टियाँ तोड़ी गई, अवैध शराब के पैकेट्स बरामद हुए, उनको नष्ट किया गया। तो ऐसा नहीं है, कार्रवाई होती है, लेकिन ये विषय अत्यंत गंभीर है, इस पे कार्रवाई और अधिक गंभीरता से करने की जरूरत है, इसे मैं समझता हूं। और इसमें सरकार बहुत गंभीर है। इस प्रकार की लापरवाही जो पुलिस के स्तर से हो रही है, इस पर गंभीरता से सरकार विचार कर रही है, क्योंकि आबकारी विभाग जिला स्तर पे होता है, वो गांव के निकट नहीं होता है। तो आबकारी विभाग को सूचना देना ये व्यवहारिक दृष्टि से थोड़ा कठिन भी होता है, लेकिन स्थानीय पुलिस को लोग बताते हैं और पुलिस उसकी अनसुनी जो करती है, ये घोर लापरवाही है। इसमें अवैध शराब की बंदी बिल्कुल सरकार चाहती है और इसको तत्काल प्रभाव से इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और इस पर शीघ्र ही प्रभावी कदम उठाते हुए, और ऐसे जो अवैध शराब का कारोबार करते हैं और जो इसमें लिप्त हैं और आबकारी विभाग के जो लापरवाही करते हैं, उसका उन्होंने एक नियमित रूप से, एक सावधि रूप से, अवधि के अंतर्गत गांव का दौरा करना या तहसील स्तर पर या थाने से संबद्ध अपना जानकारी इकट्ठा करना, ये सब आबकारी विभाग को ध्यान रखना चाहिए और आबकारी विभाग इससे बच नहीं सकता है। सरकार इसमें जो आबकारी अधिकारी हैं आबकारी विभाग के और जो जिम्मेदार हैं, उनको कतई क्षमा नहीं करेगी और उनके विरुद्ध रासुका भी लगाई जाएगी, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है। और ये जो पुलिस विभाग है, जो पुलिस स्थानीय थाना अंतर्गत, ये जिस गांव में ये कार्रवाई हुई रतीगढ़ी, और वहां पर ये जो मृत्यु इतनी हुई और लोगों ने शराब पी, तो उन लोगों के जो मृत्यु हुई है उसके प्रति बहुत संवेदना है। मैं व्यक्तिगत रूप से और सरकार और पूरा हमारा उत्तर प्रदेश इसके लिए दुखी है और ये दुखद है। इस पर लगाम लगना चाहिए और ये नियंत्रित होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है, इस पर गंभीरता से और अधिक शिकंजा कसा जाएगा और ये जो जिम्मेदार लोग हुए थे, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा चुका है। जी बिल्कुल गोपाल जी, कहीं ना कहीं यही बड़ा सवाल है कि आखिर इस पर कब लगाम लगेगी, क्योंकि मौतें जो हैं वो लगातार हो रही हैं और कहीं ना कहीं बुलंदशहर में जिस तरीके से जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, वो बेहद ही शर्मनाक है। क्योंकि प्रशासन को पहले से ही ये बात पता थी, आबकारी विभाग तक को इस बात की सूचना थी कि जहरीली शराब बनाई जा रही है, बेची जा रही है, जिसको लोग पी भी रहे हैं। तो आखिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई? फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो रही हैं महिलाएं, क्योंकि उनके लिए रसोई गैस से लेकर उनके रोजगार तक की महिला हित की योजनाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार सुनियोजित तरीके से कार्य कर रही है। महिलाओं से जुड़ी हुई सुरक्षा और महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, उन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने में प्रदेश एक ठोस कार्य योजना को आगे बढ़ाने में सफल होगा। एक तरफ महिला सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सरकार ने हेल्प डेस्क के साथ साथ एंटी रोमियो स्क्वाड, पिंक पुलिस बूथ और पिंक पेट्रोलिंग यूनिट्स की व्यवस्था की है। जैसे कोई लड़की है वो परेशान है या जल्द से जल्द हमें सूचना मिलती है तो हम अपनी ये पिंक पेट्रोल है उसे उठाते हैं और वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण महिलाओं के स्वावलंबन हेतु 58,000 से अधिक पंचायतों में महिलाओं को बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी बनाया गया है। महिलाओं और बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा मिशन शक्ति जैसी लाभकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। निर्धन कन्याओं के लिए सरकार ने नायाब सामूहिक विवाह योजना के जरिए 1 लाख से अधिक कन्याओं का विवाह करवाया है।
साथ ही निराश्रित महिला पेंशन योजना की आयु सीमा की बाध्यता समाप्त कर सरकार उन सभी बेसहारा महिलाओं का सहारा बन गई है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, मौत का जहरीला जाम, और आज हम इसी पर बात कर रहे हैं कि आखिर शराब माफियाओं पर कार्रवाई कब होगी, इन पर लगाम कब लगेगी। जैसे कि हमने आपको बताया कि बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 17 लोग जो है वो अस्पताल में भर्ती हैं। और शर्मनाक बात यह है कि ग्रामीणों ने पहले ही इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को भी दी थी। आबकारी विभाग के अधिकारियों तक ये खबर पहुंचाई थी कि जहरीली शराब बनाई जा रही है, बेची जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और इसी बीच हमारे साथ बुलंदशहर से कृष्णपाल जी दर्शक हैं, जुड़ चुके हैं। कृष्णपाल जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? कृष्णपाल जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? और इसी बीच हमारे साथ बंगाल से बहादुर जुड़ चुके हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। हेलो जी, अपनी बात रख सकते हैं आप बहादुर जी। मैं बात कर रहा था वेस्ट बंगाल की तरफ से, मतलब यहाँ उसका जो बंगला बोलते कर दो। हेलो जी बहादुर जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। बंगाल, मैं बंगाली बोल सकता हूँ। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हम आपको बुलंदशहर की खबर बता रहे हैं, और इससे पहले भी तमाम ऐसी जगह जहां पर जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो बागपत हो, चाहे वो फिरोजाबाद हो, यहाँ पर भी जहरीली शराब पीने से पहले मौतें हुई थी। हालांकि 2021 का ये एक पहला मामला है जिसमें 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 17 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। और अगर हम अपडेट की बात करें तो बुलंदशहर में अब प्रशासन नींद से जागा है और लगातार लोगों से अपील की जा रही है लाउडस्पीकर के जरिए कि अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है तो वो तुरंत उनसे संपर्क करने की कोशिश करें। लेकिन जब यही गांव वाले उन्हें लगातार इस बात की जानकारी दे रहे थे कि जहरीली शराब बनाई जा रही है, बेची जा रही है, तब प्रशासन की आंख नहीं खुली, तब प्रशासन की नींद नहीं खुली। अगर तब वो जाग जाते तो शायद आज 5 लोगों की जो मौत हुई है वो नहीं हुई होती। और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सपा से पुष्पेंद्र जाटव जी जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी इस मामले पर। सबसे पहले तो मैं के न्यूज इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी कि मेरे को डिबेट में इनवाइट किया। देखिए, जनपद बुलंदशहर सिकंदराबाद क्षेत्र के अंतर्गत तेजगढ़ी में जो घटना घटित दलित समुदाय के व्यक्तियों के बीच हुई है, ये साबित करता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, वे भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में चल रहे जिला प्रशासन घटना होने पर ही क्यों जागा। सवाल यह है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने जब पहले से ही इसकी सूचना दी थी जिला प्रशासन को, तब अपराधी पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या अपराधी भारतीय जनता पार्टी के संरक्षक में पल रहे थे? दूसरी बात यह है, ग्रामीण क्षेत्र के वासियों ने जो जिला प्रशासन को अवगत कराया कि यहाँ अवैध आपकी तस्करी व शराब का कारोबार चल रहा है, तो आबकारी विभाग ने तत्काल उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? ये भारतीय जनता पार्टी का मेक इन इंडिया का जो ये राज सामने आ रहा है, ये साबित करता है कि यहाँ दलित समुदाय के
दलित समुदाय के संदर्भ में जो ये कार्य किया जा रहा है शराब तस्करी का, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय अखिलेश भैया जी की सरकार में जो दलितों का सम्मान था वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना असली रूप दिखाकर ये साबित करने का कार्य किया कि ये सरकार एक समुदाय की सरकार है। पुष्पेन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर दलित समुदाय की बात नहीं हो रही है। शराब माफियाओं पर शिकंजा लगाना बेहद जरूरी है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से ताल्लुक रखते हो। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आखिर शराब माफियाओं पर लगाम कब लगेगी। और हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट उर्मिला जी भी जुड़ी हुई हैं। उर्मिला जी, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो आना चाहता हूं, मैं वही आना चाहता हूं, मैं वही। पुष्पेन जी अभी आपसे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले उर्मिला जी का जवाब। मैडम जी, मैं एक समाज सेविका हूँ और लगातार जमीन पर रहकर, देहात में रहकर के मैं छोटे लोगों, किसान मजदूरों के संपर्क में रहती हूँ और मुझे ये पता है कि ये जो शराब का कारोबार है जी, ये छोटे परिवारों को किस तरह से प्रभावित करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले मैं अपने जो हमारे इस शराब के द्वारा जो ये मृत्यु हो गई हैं उनके परिवारों से अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। जिन बच्चों के सर से उनके पिताजी का छाया उठ गया, जिस महिला का सिंदूर इस जहरीली शराब के कारण मिट गया, उनके कर्ता धर्ताओं को जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उसके लिए ये सरकार क्या कर रही है। और लगातार आपकी बात से सहमत हूँ, ये सरकार उर्मिला जी की बात से सहमत हूँ। पुष्पेन जी, पहले उर्मिला जी की बात पूरी हो जाए फिर आपसे बात करते हैं। उर्मिला जी कहते हैं कि वे पूंजीपतियों की सरकार है। वास्तव में ऐसी घटनाएं ये सिद्ध करती हैं कि ये सरकार पूंजीपतियों के हाथ में खेलती है, उन्हीं को लाभ पहुंचाती है। इन्हें छोटे तबके की कोई चिंता नहीं है। बेशक ये ढोल पीटते हैं अनेक योजनाओं को चलाने का। मैं योगी जी से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि यदि वास्तव में ही आपको छोटे वर्ग की चिंता है, किसान मजदूरों की चिंता है, तो ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है शराब। और ये देशी शराब, ये अवैध तरीके से निर्मित की गई शराब, ये इन परिवारों के लिए बहुत अभिशाप है। अपनी एक दो योजनाएं कम कर लीजिए, लेकिन इस शराब को आप बंद कर दीजिए यदि आप वास्तव में ही छोटे तबके को आप बचाना चाहते हैं। और ये सिद्ध कर दिया इस सरकार ने कि इनको गरीबों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था, जब एक एक मजदूर, छोटे किसान जो दाने दाने को मोहताज हो गए थे, जिनके घरों में खाने के लिए नहीं था, तो उनकी चिंता न करके सरकार ने सबसे पहले अपने खजाने को भरने की चिंता की और शराब की दुकानों को खोलने का, शराब कंपनी को इन्होंने 20 अप्रैल को ये कह दिया गया कि भाई हाँ, कंपनियां शराब उत्पादन शुरू कर दें। जब घोर लॉकडाउन चला था, कोरोना का कहर बरप रहा था, और 4 मई से ही यही भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। यही भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। शराबबंदी, इन्होंने शराब बिक्री से जो बंदी थी वो हटा ली और छूट दे दी। और ये इनको पता है कि जब लॉकडाउन में शराब से कोई नहीं मरा, नहीं पिया, तो कम से कम उनके परिवार तो सुरक्षित थे। उनकी जो पत्नियां हैं वो तो चैन में थी। बेशक एक रोटी कम खा रही थी, लेकिन घर में शांति थी और अच्छा वातावरण था। लेकिन ये शराब पिए या शराब ये बनाना बंद करें और सरकार चाहे एक योजना कम कर दे, लेकिन इन छोटे मजदूरों पर दया करे, जिनके हित के लिए कुछ और योजना चलाएं और से ये परिवार जो इस दंश को झेलते हैं उस परेशानी से ये निपट सके। क्योंकि जब दारू पी के भी मैं इंडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ और बिल्कुल इनको माफियाओं को इन्होंने खुली छूट दे रखी है। पुष्पेन जी, उर्मिला जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, हम आपके पास आ रहे हैं। 2 मिनट जी। उर्मिला जी जाती है तब ये घटियाली आंसू बहाने लगते हैं। जी उर्मिला जी, इनको कोई काम नहीं है। जी पुष्पेन जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जसवंत दिल्ली से जुड़ चुके हैं, जो कि दर्शक है। जसवंत, अपनी बात रख सकते हैं आप? हाँ,
मैडम ऐसा है, जब तक ये शराब माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा नहीं कसेगा, स्थानीय नेताओं का संरक्षण, ऐसी घटनाएं देश में होती ही रहेंगी, क्योंकि बिना संरक्षण के कच्ची शराब का धंधा चल ही नहीं सकता। जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कितनी जरूरी है, इस पर हम बात करें और इस पर आप अपनी बात रख सकते हैं। पुष्पेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं न्यूज इंडिया के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री को छोटे तबके की चिंता है तो वो पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए, एक सरकारी नौकरी, एक सरकारी आवास देने की घोषणा करें। ये बीजेपी के उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि वो पीड़ित परिवार की संवेदना देना चाहते तो 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी, एक सरकारी आवास देने का कार्य करें। जी पुष्पेंद्र जी। गोपाल जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगी उर्मिला जी की बातों का भी और पुष्पेंद्र जी की बातों का भी। हैं, इन्होंने माफिया के अगेंस्ट में, उसके विरोध में कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि इनका शासन ही माफियाओं का शासन था। और ये शराब पर क्या बात करेंगे, इनके यहाँ तो गांव-गांव में 10-10, एक-एक गांव में 10-10 भट्टियां चल रही थी। कोई पकड़ा जाता था तो उसको इनके नेता ही बचाते थे, और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती थी, वो तो जाते ही नहीं थे, क्योंकि उनको भी ये लोग मारपीट करते थे। अब आप आज का भाजपा का शासन जो सरकार है वर्तमान में, आप देख सकते हैं पुष्पेंद्र जी गाँव जा रहे हैं, एसएसपी साहब गाँव जा रहे हैं, पहले आप गोपाल जी की बात सुनिए, वहां पर कार्रवाई हो रही है। शराब माफिया को पकड़ा गया, गिरफ्तार कर लिया गया। आबकारी विभाग पर और पुलिस विभाग पर, पुलिस के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ रासुका लगाई जा रही है। ये क्या बात करेंगे, इन्होंने तो रासुका का नाम भी नहीं कभी लिया। इनका तो शासन प्रशासन ही चलता था, इनकी सरकार ही माफियाओं की सरकार थी। तो इनसे तो कम से कम आप ये ना प्रतिक्रिया लीजिए। और वैसे तो ये प्रतिक्रिया में कुछ न कुछ बताएंगे, बार बार भाजपा भाजपा कर रहे हैं। ये सरकार है, सबकी चुनी हुई सरकार है, और सब इसमें अपना सभी का विकास हो रहा है, सभी का ध्यान रखा जा रहा है। इनकी सपा की सरकार की तरह ये जातिवाद और धर्म की राजनीति नहीं कर रही। आप सरकारी कोई भी योजना ले लीजिए, इस सरकार की कोई योजना जाति को देख करके, धर्म को देख करके बनाई जा रही है। सबका साथ, सबका विकास, कोई जातिगत आधार पर योजना नहीं बन रही, कोई धर्म के आधार पर योजना नहीं बन रही। एक सरकारी नौकरी केवल आपके चैनल के माध्यम से बार-बार कहना चाहता हूं, एक सरकारी कहीं कोई कमी निकलना चाहिए। एक सरकारी त्वरित कार्रवाई हुई है, जिस तरह से 5 करोड़ लोगों की घरों में उनके अंधेरा छा गया है। जो आय का स्रोत उपार्जन करने वाला परिवार पालक था, उसका देहावसान हो गया, उस पर ये राजनीति कर रहे हैं। इनको इतना भी नहीं मालूम। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ बुद्धराम लखनऊ से जुड़े हैं। बुद्धराम, अपनी बात रख सकते हैं आप। अरे के न्यूज का मैं बहुत आभारी है कि जनता की आवाज आप पहुंचाती हैं। धन्यवाद। देखिए, शराब जो कांड होते हैं जी, आज से हमने 20 साल से देख रहे हैं, सरकार किसी की भी रही जी है, और जहरीली शराब का धंधा कभी नहीं बंद हुआ है। तमाम ऐसे धंधे हैं, सरकार जब रहती है तो उन्हीं के आड़ में सब ये होते रहते हैं जी। पहली बात तो शराब जो बेचारे मारे गए हैं उनको तत्काल नौकरी दी जाए सरकारी, और उनको जो है मुआवजा दिया जाए। और दूसरी, ये सरकार जो शराब जो करती है, इसको बंद करना चाहिए, इसको बिल्कुल मतलब खत्म कर देना चाहिए। और खुलेआम दवाई की दुकानों में इस तरह के जो लाइसेंस वाले दवा बनाते हैं, इसी तरह मतलब सरकार की तरफ से बननी चाहिए, जो कोई ऐसे हादसे ना हो, क्योंकि सरकार कोई भी आएगी और ये शराब कभी नहीं बंद होगी। अब शराब जब खुली है, जो इसी के आड़ में बिकती है, मतलब सरकारी शराब जो ठेके नीलाम उसी के आड़ में ये सब
अवैध शराब बनती है, अवैध घटिया बनती है, इनको बंद होना चाहिए। जी बुद्धराम जी, शराब कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुब्रतो जुड़े हुए हैं बंगाल से। सुब्रतो जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। जी मैडम, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। जी मैडम, हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है सुब्रतो जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। हाँ जी मैडम, ये नकली शराब बनाने वाला सबसे इससे लोकल प्रशासन और इससे सबसे ज्यादा काम करता है ये पुलिस वाला। ये पुलिस वाला अगर सच काम करता तो कोई भी घर में ऐसा आदमी नहीं मरता, नकली शराबी भी नहीं बिकता। जी सुब्रतो जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसी में बात करें कि आखिर शराब माफियाओं पर लगाम कब लगेगी, क्योंकि जिस तरीके से मौतों के आंकड़ों की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रहे हैं जहरीली शराब पीने से। और बड़ी बात यह है कि प्रशासन को इस बात की जानकारी है, आबकारी विभाग को इस बात की जानकारी है, फिर भी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हमारे साथ उर्मिला जी जुड़ी हुई है। उर्मिला जी, आप कुछ कह रही थी, अपनी बात पूरी कर सकती हैं आप। मैं ये कहना चाहती हूँ जी कि इस समय इस सरकार में भी भ्रष्टाचार चरम पर है। जी कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से मुरादनगर शासन प्रशासन के फेलियर और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी, वही चीज यहाँ भी है। भ्रष्टाचार की ये कहानी है जो आज 5 व्यक्तियों की जिंदगी जिसने छीन ली और अभी 17 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो इस भ्रष्टाचार के कारण ही ये सब हो रहा है। लेकिन जिस तरह से शासन ने, योगी जी वहां बहुत द्रवित हो गए, बहुत दुखी हो गए कि हाँ ये इसमें भ्रष्टाचार हुआ, पूरा पैसा नहीं लगा, और इसी यहाँ पे उन्होंने कुछ उनको सहायता राशि की घोषणा की। उसी तरह से यह भी भ्रष्टाचार का ही खेल है, क्योंकि जब जनता शिकायत कर रही है शासन प्रशासन से कि यहाँ पर अवैध शराब बिक रही है, तो इन्होंने केवल एक भ्रष्टाचारी तो कारण है जो इन्होंने वहां पे कोई कार्रवाई नहीं की, उसको रोकने की कोशिश नहीं की। तो इसमें जो परिवार पीड़ित हुए हैं, जो मृत्यु हुई है जिनकी, उनको भी सरकार कम से कम 10 लाख रुपए की सहायता राशि दे, और जो घायल हैं, जो अभी जो बीमार है, जिनका इलाज चल रहा है, 5 लाख रुपए की सहायता राशि उन परिवारों को मिले, ताकि वो परिवार अपने इस परेशानी के दौर से ऊपर उभर पाएं और अपने परिवार को खाना खिला पाएं। जी यह कहना चाहती हूँ। पुष्पेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए जो कि सपा नेता है। पुष्पेंद्र जी, आप बताइए, जब आपकी सरकार थी तो क्या शराब माफियाओं के हौसले बुलंद नहीं थे? तब जहरीली शराब नहीं बेची जा रही थी, तब लोगों की मौत नहीं हो रही थी। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जिस तरीके से माफियाओं पे शिकंजा कसा गया, वो आप भी बेहतर जानते हैं। आप मीडिया की बड़ी इज्जत। पुष्पेंद्र जी, मैं जानती हूं, इसीलिए बता रही हूं कि सपा सरकार में भी कम शराब माफियाओं के हौसले बुलंद नहीं थे। शराब, जितनी जहरीली शराब सपा सरकार में बेची गई, कितने लोगों की मौतें हो गई। माननीय अखिलेश भैया जी की सरकार में जिस तरीके से माफियाओं पे शिकंजा कसा गया, वो आज भी उत्तर प्रदेश की सरकार में, वर्तमान की सरकार में, जो ये मेक इन इंडिया का नारा देते थे, जो ये लोग ये कहते थे कि यहाँ प्रशासन का राज चलेगा, ग्रामीण तेज गाड़ी के ग्रामीण लोगों ने प्रशासन अवगत कराते हुए भी प्रशासन ने क्यों एक्शन नहीं लिया? क्या ये चिंता का विषय नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर? और हाथरस की घटना को लेकर दबाने का कार्य किया गया। वहां हमारी पार्टी का डेलीगेशन जाने के बाद प्रशासन जागा और बदायूं क्षेत्र के अंदर जो घटना घटित हुई है उसको दबाने का काम किया जा रहा है। यही बीजेपी का मेक इन इंडिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये कितना झूठ बोलेंगे? ये लोग कब तक ईवीएम से सरकार बनाते रहेंगे? ये लोग कब तक जनता को गुमराह करते रहेंगे? हम चाहते हैं जो जनपद बुलंदशहर के अंदर घटना घटित हुई है वो संवैधानिक रूप से उस पर कार्रवाई हो और संवैधानिक रूप से पीड़ित परिवार की मदद किया जाए। वहां 5 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हुए। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके प्रत्येक व्यक्ति से मिला हूं, वहां से आंकड़े लेके आया हूं मैं। 5 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हुए, 12 लोग अभी हॉस्पिटल में। जी गोपाल जी, आप अपनी बात कर सकते हैं। एक व्यक्ति कलुआ है। पुष्पेंद्र जी, गोपाल जी कुछ कह रहे हैं। गोपाल जी,
यशी जी, मैं बता दूं, ये हमारे सपा मित्र महोदय जी ये ईवीएम से सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि इनके नेताजी कह रहे थे आतंकवादियों के मुकदमे वापस कर रहे थे जी। इनके नेताजी कानपुर की सभा में बोले थे कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, रेपिस्ट के लिए कह रहे थे जी। इनके नेताजी कह रहे थे ये अल्पसंख्यक है, इनको अवैध हथियार रखने के लिए छूट देनी चाहिए और इनको अधिकार है। तो ये क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे? ये कानून व्यवस्था के बारे में इनका मत मैंने स्पष्ट किया। आतंकवादियों को छोड़ना, अल्पसंख्यक है तो अवैध हथियार रख सकते हैं, रेपिस्ट है तो बच्चे हैं, गलती हो जाती है, इनको माफ कर दिया जाए। ये हमको शासन समझा रहे हैं, ये भूल जाते हैं। इनके कार्यकाल में जगह जगह गांव-गांव, एक गांव में 10-10 भट्टियां हुआ करती थी, पुलिस मूक दर्शक होकर देखती थी और ये भट्टी चलवाते थे खुद ही। तो ये माफिया तंत्र में ये क्या लैंड ऑर्डर और ये मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं? इनको तो सीधा माफिया बनाओ। अभी इनके नेता ने कह दिया था वैक्सीन के बारे में, भाजपा ने वैक्सीन बनाई हुई है, मैं इसकी सरकार की वैक्सीन को नहीं लगवाऊंगा। इस प्रकार के जो वास्तव में नॉनसेंस बातें करने वाले और ऐसे जातिवादी राजनीति करने वाले, धर्म की राजनीति करने वाले, खुलेआम पक्षपात करने वाले गुंडे और माफियाओं को पुष्पेंद्र जाटव जी जवाब देंगे। पुष्पेंद्र जाटव जी जवाब दीजिए। से आप अपेक्षा करेंगे जवाब दीजिए। विधि व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था, क्योंकि आपकी सरकार में भी कम बयानबाजी नहीं हुई है और आपकी सरकार में भी कम शराब माफियाओं पर जो सफेद पोशों का संरक्षण प्राप्त नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहां भी शराब माफिया काफी थे, लोगों की जानें गई थी। तो पुष्पेंद्र जी अब जवाब आप देंगे। सरकार में कोई एक पर भी रासुका लगाओ, हम रासुका लगा रहे हैं, हम उसको तुरंत गिरफ्तार किए। इनके यहाँ 15-15 दिन एफआईआर नहीं होती थी और गिरफ्तारी तो जाने दीजिए, उसकी सिफारिश होती थी माफिया की। पुष्पेंद्र जी जवाब दीजिए। त्वरित कार्रवाई हो रही, डीएम साहब मौके पे जा रहे हैं, एसएसपी साहब मौके पे जा रहे हैं। हमारी सरकार ने, हमारे आदरणीय अखिलेश भैया जी ने माफियाओं से किनारा किया। हमारी सरकार में माफिया राज नहीं था, हमारी सरकार में संवैधानिक रूप से सबके काम होते थे, हमारी सरकार में सब खुशहाल था, हमारी सरकार में नौजवानों को रोजगार था, हमारी सरकार में महिलाओं को मान स्वाभिमान था, हमारी सरकार में सब पूरा प्रदेश खुशहाल था। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग, ये बीजेपी के नेतागण जो जितना झूठ बोलकर ये सत्ता में आए हैं, मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं। पुष्पेंद्र जी देखिए, इस सरकार में जो हो रहा है हम वो भी देख रहे हैं, आपकी सरकार में जो हुआ था वो हमने भी देखा। तो कमियां कहीं ना कहीं सरकारें आती गई, बदलती गई, लेकिन जो हालात है वो स्थिर हैं। शराब माफियाओं पे तब भी लगाम नहीं लगी थी, शराब माफियाओं पे अभी भी लगाम नहीं लगी है। मौतें तब भी हो रही थी, मौतें अभी भी हो रही हैं। तो आप ये तो ना ही बताइए कि आपकी सरकार में कुछ नहीं हुआ। हमारी सरकार विकास को मानने वाली सरकार है, विकास जमीन पे उतरा। हमारी सरकार में इनका विकास तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, ये बड़ा चिंता का विषय है। ये लोग जो मंचों के माध्यम से बहुत बहुत बड़ी बातें कहते हैं कि अपराधियों को हम जेल में डालने का काम करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने वहां अवगत कराने के बाद भी जिला प्रशासन नहीं जागा नी से, इसे किसकी चूक कहेंगे? इसे किसकी चूक कहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस 5 मौतों का गुनाहगार कौन है? पुष्पेंद्र जी बिल्कुल, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये जो 5 मौतें हुई इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन बात अगर सरकार की आती है तो सरकार किसी की भी रही हो, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। मौतें तभी भी हो रही थी, मौतें अभी भी हो रही हैं। तो अब ये सवाल है कि आखिर इन शराब माफियाओं पर कार्रवाई कब होगी? गोपाल जी, जिस तरीके से लगातार ये आंकड़े बढ़ते हैं, मौतें होती है जहरीली शराब पीने से, कहीं ना कहीं सरकार को एक ठोस कदम उठाने की अब जरूरत है। क्योंकि शासन प्रशासन की अगर बात करें या आबकारी विभाग के अधिकारियों की भी बात कर ले तो उनके संज्ञान में सारे मामले हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उसके बाद मौत हो जाती है और उसके बाद फिर कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। तो कहीं ना कहीं एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। गोपाल जी। यशी जी, मैं स्पष्ट कर चुका हूं, मैं पुनः उसको बता देता हूं कि देखिए एक चीज स्पष्ट है जी कि यहां पर अगर शराब माफिया है जी और कोई अवैध रूप से शराब का कारोबार कर रहा है जी, तो वो बच नहीं पाएगा। ये अवश्य है। प्रथम दृष्टया जो आया है वो ये आया है
कि इसमें पुलिस की लापरवाही हुई है जी। और इसीलिए पुलिस के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, और जिम्मेदारी इसमें सुनिश्चित आबकारी करने की विभाग जरूरत है गोपाल जी। बिल्कुल, अधिकारियों की लापरवाही है जिसको मैंने स्पष्ट किया है, उनके विरुद्ध भी तत्काल कार्रवाई की जा रही है। स्पष्ट निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी के कि ये जितने भी उत्तरदायी है इसके लिए, इन मृत्युओं के लिए, उन सभी के विरुद्ध रासुका लगे। अब आप सोचिए, ये नियंत्रण इस प्रकार से आगे की कार्रवाई में भी मैं बता दूं, सरकार बहुत गंभीर है और इसमें अगर आगे कोई भी पुलिस हलके में जिस थाना अंतर्गत अवैध शराब का कारोबार पाया जाएगा, अवैध शराब इस प्रकार से वो ये कारोबार करता लिप्त पाया जाएगा, उस पर रासुका और उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये सपा या बसपा या कांग्रेस का शासन नहीं है, इसमें कानून व्यवस्था को हर कीमत पर स्थिर रखा जाएगा, उसका पालन कराया जाएगा। आज आप देख सकते हैं कानून व्यवस्था के संबंध में कोई माफियागिरी नहीं चल पा रही है। जी बिल्कुल गोपाल जी, कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है और शराब माफियाओं पर लगाम लगाने की जरूरत है। जिस तरीके से रासुका लगाने की बात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दी है और हम इसी पर बात कर रहे थे कि बुलंदशहर में जिस तरीके से जहरीली शराब पीने से अभी तक 5 लोगों की मौत हो गई थी और उन मौतों का जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पर हम बात कर रहे थे। हमारे साथ तमाम मेहमान चर्चा में जुड़े थे, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बुलंदशहर से हमारे साथ उर्मिला जी जुड़ी हुई थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल जी आपका भी, और अनिल बीड़ा आपका भी, और पुष्पेन जाटव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हम इसी पर बात कर रहे हैं कि आखिर कब तक जहरीली शराब बिकेगी, आखिर कब तक लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत होगी, इन शराब माफियाओं पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि इससे पहले भी ये जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे थे लेकिन किसी भी तरीके की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जिससे इन पर लगाम लग सके। तो अब कहीं ना कहीं एक ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि शराब माफियाओं पर लगाम लग सके। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।